नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या और आप देख रहे हैं मृदुभाषी पर हमारा खास कार्यक्रम हेलो पंडित जी। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रवीण उपाध्याय जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हर सप्ताह हम पंडित जी से अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। आज एक बार फिर पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कुंडली में विवाह योग के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। क्या आपकी कुंडली में है ये योग? आज की युवा पीढ़ी के मन में उठता सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हमारा प्रेम विवाह सफल होगा? ऐसे ही तमाम प्रश्नों के उत्तर पंडित जी हमें बताएंगे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं पंडित जी के साथ। जी पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कुंडली में कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। नमस्कार। बहुत ही रोचक प्रश्न मैडम ने पूछा कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। आज इस विषय पर आपको प्रयास करेंगे जानकारी देने का। प्रेम विवाह के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है प्रेम। तो हम कुंडली के उस भाव पे जाएं जहां से हम प्रेम का निर्धारण करते हैं। कुंडली में वो भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव किस स्थिति में है, पंचम भाव कैसा है, पंचम भाव किन ग्रहों से दृष्ट है, इस स्थिति पर प्रेम का निर्धारण किया जाता है। प्रेम कई प्रकार के होते हैं। वास्तव में जो अंतर मन से, जो त्याग की भावना से किया गया प्रेम है, वही सच्चा प्रेम होता है। यहाँ से जो भी जानकारी आपको दी जाएगी प्रेम विवाह के विषय में, वो इसी पर आधारित होगी। हम फिजिकल प्रेम या अन्य प्रकार के किसी भी छलावा दिखावा उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो राधा कृष्ण के भांति है। प्रेम के लिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव किस स्थिति में है, उसके बाद कुंडली के सप्तम भाव का निर्धारण किया जाता है। सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव होता है। पंचम प्रेम, सप्तम विवाह। अब ये दोनों भाव जब जुड़ेंगे तब प्रेम विवाह के योग बनेंगे। किस तरह के संबंध इन दोनों में होना चाहिए? तो पंचम भाव का स्वामी किसी भी तरह से सप्तम भाव के साथ संबंध बनाता है तो कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। संबंध कई तरह से बन सकते हैं कि पंचम भाव का स्वामी जिसे हम पंचमेश कहते हैं, सप्तम भाव का स्वामी जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, ये दोनों कुंडली के किसी भी भाव में युति बना करके एक साथ बैठे हों। इन दोनों का पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध हो। ऐसा नहीं है कि खाली पंचम भाव का स्वामी सप्तम को देखे या अकेला सप्तम भाव का स्वामी पंचम को देखे। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को देखने चाहिए। इन दोनों का दृष्टि संबंध बनता है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के बीच में राशि परिवर्तन होना प्रेम विवाह के प्रमुख कारणों में से एक है। राशि परिवर्तन कैसे होता है कि जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाए और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए तो कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का संबंध नवम से हो, एकादश से हो और लग्न से हो। ये विषय से दूसरे और तीसरे से भी प्रेम विवाह के आंशिक योग बनते हैं, पर हम यहाँ पर अभी पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। तो जब पंचम भाव का स्वामी नवम से संबंध बनाता है तो नवम स्थान जो होता है कुंडली में वो भाग्य का स्थान होता है। भाई आपको विवाह करना है तो भाग्य का साथ चाहिए, तो धर्म का साथ चाहिए। तो जब नवम भाव से संबंध बनाता है तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। जब पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव के स्वामी से या एकादश भाव से संबंध बनाता है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का भाव है। विवाह करने के लिए, प्रेम करने के लिए हमारी इच्छाओं का जागृत होना जरूरी है, इसलिए एकादश भाव पर विचार किया जाता है। थर्ड आता है लग्न। लग्न कौन है? लग्न स्वयं हम हैं, हमारा व्यक्तित्व है। विवाह हमें करना है तो स्वयं हमारा मजबूत होना जरूरी है, इसलिए लग्न पर भी विशेष रूप से विचार किया जाता है। अगर इन स्थितियों में से कोई स्थितियां निर्मित होती है तो कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब जब भी विवाह की बात आती है
तो अकेले लग्न कुंडली के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कुंडली जो है नवमांश कुंडली पर भी, जिसे हम D9 कहते हैं, उस पर भी विचार करना आवश्यक होता है। हो सकता है ये योग आपके लग्न कुंडली में ना बने हों, आपकी नवमांश कुंडली में बने हों, तो भी जो है प्रेम विवाह के योग बनेंगे। और ऐसे कई सारे योग होते हैं जो प्रेम विवाह की ओर लेकर के जाते हैं, जिससे कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। जी, तो देखिए आपकी कुंडली और जाने कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने हमें दी। पंडित जी ये बताइए कि प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं, इसका निर्धारण कैसे करें? प्रेम विवाह की सफलता और असफलता आज बहुत दुख की बात है, बहुत दुख का विषय है कि जो हमारे अनुभव में आ रहा है कि जहाँ भी प्रेम विवाह हो रहे हैं तो उसमें ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अलगाव की स्थिति, विच्छेद, संबंध विच्छेद की स्थिति, कोर्ट केस के चक्कर में पड़ जाना, इस तरह की स्थितियां देखने में आती है। 100% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर अधिकतर केसेस में यह देखने को मिलता है। जो भी केसेस हमारे पास आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि पंडित जी हमने प्रेम विवाह किया, हमने लव मैरिज किया, लेकिन हमारा 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ और ये स्थितियाँ आ गई, 7 साल हुए, ये स्थिति बन गई। तो ऐसी स्थितियाँ कुंडली के किन दोषों की वजह से निर्मित होती है? कुंडली तो इसके लिए उत्तरदायी है, आपके ग्रह तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही, पर कुछ व्यवहारिक कारण भी होते हैं जो अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। जब प्रेम विवाह होता है तो उसके पहले व्यक्ति प्रेम संबंध में रहता है। प्रेम संबंध में रहने से क्या होता है कि यही एक डिफरेंस जो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में भी सबसे विशेष रूप से है कि आप प्रेम विवाह में अपने साथी को पूर्ण रूप से जान चुके होते हो। प्रेम संबंधों में हम सिर्फ उसकी अच्छाइयों को जानते हैं, और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि खैर आजकल के युग की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो 6 महीने से पहले से फ़ोन पे बात करना शुरू हो जाती है, पर फिर भी उतनी चीज़ें नहीं पता पड़ पाती जितने कि एक प्रेम संबंध में पता चलती है। तो हमने उसकी अच्छाइयों को जाना। अब जब वह संबंध विवाह के रूप में परिवर्तित हुआ, प्रेम विवाह आपका हुआ, तब आपके पास उस साथी के बारे में जानने के लिए बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अच्छाइयाँ तो आपको पता है। अब जब साथ में रहते हैं तो कमियां निकल करके सामने आती है, और यही कमियां जो होती है वो अलगाव की स्थिति पैदा करती है, क्योंकि हमें ऐसा एक्सेप्टेशन नहीं होता है हमारे साथी से कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो विच्छेद करवाने के लिए प्रबल सहायक होती है। अब इसके बाद कुंडली का जो निर्धारण किया जाता है, कुंडली के बारे में से जैसा बताया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पंचम भाव और सप्तम भाव पर हमने चर्चा की प्रेम विवाह के विषय में। इन भावों के स्वामी या ये भाव किसी भी तरह से कुंडली में दूषित होंगे, पीड़ित होंगे, तो प्रेम विवाह में अलगाव की स्थितियां निर्मित होगी। कैसे? इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, किसी भी तरह से, या पंचम भाव के स्वामी का अंश बल कम हो, अस्त हो, किसी भी तरह की स्थितियां अगर आती हैं तो संबंध विच्छेद होने की संभावनाएं बनती है। बात जो है कोर्ट केस तक चली जाती है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का भी इसी तरह से दूषित होना प्रेम विवाह में अलगाव की स्थितियों को निर्मित करता है। जी पंडित जी, एक बात दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि अगर कुंडली प्रेम विवाह करना है तो कुंडली मिलान कितना आवश्यक है और कुंडली मिलान में कितने गुण मिलने चाहिए? प्रेम विवाह अगर करना है तो कुंडली मिलान आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। कुंडली मिलान करके ही विवाह का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रेम विवाह में क्या होता है कि आपने जब प्रेम किया था तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेम किसी चीज़ को नहीं देखता, न जात पात देखता है, न कुछ और, है। प्रेम आपने कर लिया। अब जब बात आती है विवाह के निर्धारण की, तो उस समय हमें यह निर्णय लेना होता है, और यही चिंता माता पिता को भी सताती है कि हमारे इससे विवाह कर दिया तो हमारे बच्चे का जीवन कैसा रहेगा, क्या इन दोनों की ज़िंदगी भर पटेगी, नहीं पटेगी। तो इसके लिए कुंडली का मिलान आवश्यक होता है। कुंडली मिलान में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं या उस पर विचार किया जाता है, जैसे आयु, कि अगर दोनों में से किसी की आयु कम है
तो कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे या कोई भी लड़का लड़की स्वयं ही नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पर विवाह करें। दूसरा होता है सबसे विशेष चरित्र, कि वास्तव में ये जो प्रेम है ये धोखा देने वाला है या अन्यत्र कहीं और संबंध है हमारे साथी के, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। संतान भाव पर विचार किया जाता है कि अगर हमने विवाह कर लिया तो ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे दोष हमारी कुंडली में है जिसके कारण से हमें संतान ना हो, इस पर विचार किया जाता है। ऐसे कई सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद विवाह का निर्धारण किया जाता है। इसलिए कुंडली मिलान आवश्यक है। एक प्रश्न आपने पूछा था कि कितने गुण आवश्यक है, तो गुण की अगर हम बात करें तो 18 से ऊपर गुण मिलना आवश्यक होते हैं। पर एक बार फिर कहना चाहूँगा कि सिर्फ गुण नहीं, कुंडली मिलान करें। जी जी पंडित जी, हमने देखा है कि कई बार गुण तो 28-30 मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सान्या जी। ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि हमारी जब शादी हुई थी तो 30-32 गुण मिले थे पंडित जी, पर हमारा तो जीवन ही निकल गया, कभी सुख नहीं मिला है। तो ये स्थितियाँ क्यों निर्मित होती है? इसी के पूर्व में जो इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे कुंडली मिलान और गुण मिलान पर, तो सीधी सी एक बात मैं आप दर्शकों से और आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान को प्राथमिकता न दें। गुण मिलान के साथ में कुंडली मिलान आवश्यक होता है। हम गुण तो नाम से मिला लिए जाते हैं कि ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, वर का वधु का इतने गुण मिल गए 28, पर जब हम कुंडलियों को खोलते हैं तो कई सारे दोष सामने आते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोनों के लग्नेश में ही शत्रुता है, दोनों के सप्तम भाव के स्वामियों में सप्तमेश में शत्रुता है, दोनों के राशि स्वामियों में शत्रुता है, कुंडली का पंचम भाव जो संतान का भाव है वो बिगड़ा हुआ है किसी एक की कुंडली में। तो इस तरह की जब स्थितियां होती है तो गुण तो मिल गए, पर ये जब स्थितियां निर्मित होती है तब संबंध विच्छेद की और अलगाव की स्थितियां बनती है। इसलिए सिर्फ गुणों पर न जाकर के पूर्ण कुंडली का मिलान आवश्यक होता है, तब जाकर के कोई दोष या योग के बारे में हम बता सकते हैं। जी पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बनाना चाहेंगे कि जिससे उनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग बने। आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे विशेष प्रश्न कि पंडित जी हम इनसे प्रेम करते हैं, इससे हमारी शादी हो जाए, ऐसे कोई उपाय बताइए। तो जो प्रथम मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ सच्चे प्रेम के लिए, अंतर्मन से किए गए प्रेम के लिए, त्याग रूपी प्रेम के लिए हम कुछ उपाय यहाँ से आपको बताएंगे। इन उपायों का अर्थ ये मत समझिएगा कि आपने किसी बहुत बड़ी हस्ती की चाह कर ली कि इससे मेरी शादी हो जाएगी इस उपाय को करके, ऐसा नहीं है। आपके प्रेम संबंध हैं, कहीं ना कहीं विवाह में किसी न किसी कारण से, अंतर्जातीय के कारण, माता पिता के कारण कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उस बाधा को दूर किया जा सकता है। लड़कियों के लिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि माता पार्वती की आराधना करती हैं तो उनके प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। अब माता पार्वती की ही आराधना क्यों? माता पार्वती ने जो है तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो माता गौरी है, माता पार्वती है, वो भगवान शिव से प्रेम करती थी और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया? कठोर तप किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तो आप माता पार्वती के साथ भगवान शिव की आराधना करें, निश्चित रूप से आपके प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। लड़के विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, आपको भी प्रेम विवाह में जो कुछ बाधाएं आ रही है वो दूर होगी। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें संकल्प लेकर के, आपको प्रेम विवाह की बाधाएं दूर होंगी। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री गणेश की आराधना भी प्रेम विवाह में सफलता दिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आज का हमारा ये टॉपिक आज की युवा पीढ़ी और उनके माता पिता के लिए था, जिन्हें प्रेम विवाह हेतु निर्णय लेना है। बहुत कुछ आपको और हमें जानने को मिला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।